Assalamualaikum guys. I hope you all are fine. First of all, thank you so much for joining today's session. Myself, Advocate Satya Tanveer. I'll be discussing today's lecture that is based on a very important segment of this online internship organized by Making Law Associate. In this week, we'll be starting practical discussions on Civil Procedural Code, which is abbreviated as CPC. Today, I'll be discussing introduction, nature and object of CPC. तो हम लोगों ने जो ऑलरेडी अभी तक पढ़ लिया उसमें हमने डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लॉ को डिस्कस किया बट फॉर द नेक्स्ट 2 weeks in this internship we will be discussing practical aspects like legal drafting, very important orders, sections or rules of the CPC which are more frequently used during practical work or during your legal practice. उसको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो आगे फर्दर डिस्कशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हमारे साथ इस इंटर्नशिप में जूनियर स्टूडेंट्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, इंटरमीडिएट ऑफ द डिग्री लेवल पे स्टूडेंट्स भी हैं जो 5th 6th सेमेस्टर से हैं। तो उनकी उनको एक ओवरव्यू देने के लिए कि किस बेसिकली ये लॉ क्या है, किस बुक से रेलेवेंट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, एक इंट्रोडक्शन जो है आपको दिया जाएगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी पढ़ा भी नहीं है और कुछ क्योंकि ऑनलाइन सारा सेटअप चल रहा है और जिन्होंने पढ़ लिया उन्हें फिर भी आइडिया नहीं होता जब तक आप ये खुद बुक खोल के ना देखें। और अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटी लेवल में क्लास में स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट तो स्टार्ट करा दिया जाता है, जी आपने कल से किताब लेके आनी है क्लास में या बुक लेनी है, आपके पास बुक ना हुई तो आपको क्लास में नहीं बिठाया जाएगा। बट स्टूडेंट को ये नहीं बताया जाता ये बुक है, इसको इस तरह ओपन करना है, इसके कंटेंट्स को इस तरह पढ़ा जाता है, इसमें ये चीज़ें हैं। तो जब आप अपने इसको याद करेंगे, समझने की कोशिश करें, बीइंग लॉ स्टूडेंट, एक तो आपको इस पर कमांड होनी चाहिए लेकिन इसको किस तरह पढ़ना चाहिए वो चीज़ डिस्कस नहीं की जाती। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको एक शॉर्ट सी इंसाइट दी जाए ताकि फर्दर लेक्चर्स में हम जब एप्लीकेशन प्लेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन रिटन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना सीखें अंडर द सुपरविजन ऑफ दीज रूल्स, क्योंकि हम प्रोसीजर से बाहर नहीं हट सकते। जो लॉ ने हमें बता दिया हमने अपनी प्लीडिंग अपनी लीगल केस जो है उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना है। तो उससे पहले हमें आइडिया तो हो हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको कैसे पढ़ा जाता है। सो मूविंग ऑनवर्ड्स आई बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल। तो जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग भी आपके साथ हमारे यूट्यूब के चैनल पे शेयर कर दी जाएगी, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। फिर भी आपको समझ ना आए कमेंट कर लें या मुझसे कांटेक्ट कर लें, आई रिप्लाई टू योर क्यूरीज। सो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, उर्दू में इसको दस्तूरुल अमल दीवानी कहा जाता है और जनरली आप सुनते भी हैं कि सिविल केसेस दीवानी मुकदमे हैं या दीवानी मुकदमे तो इतने इतने साल चलते हैं, 2 नस्लें गुजर गई हैं, दीवानी मुकदमा चल रहा है प्रॉपर्टी का, इस तरह भी होता है। तो जो इससे रेलेवेंट सिविल केसेस से रेलेवेंट जो है केसेस होते हैं और उसके लिए जो कोड है उसको उर्दू में क्या कहते हैं, दस्तूरुल अमल दीवानी। ठीक है, दीवानी मुकदमों के लिए प्रॉपर जो है क्या प्रोसीजर होगा, क्या अमल किया जाए, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए, वो इसके अंदर है और इसका उर्दू में नाम दस्तूरुल अमल दीवानी है। और सिविल प्रोसीजर कोड को एक डायनामिक लॉ कहा जाता है क्योंकि टाइम टू टाइम आप इसमें अमेंडमेंट्स करते हैं, जैसे जैसे सिनेरियोज चेंज होते हैं नई अमेंडमेंट्स आती हैं, मॉडिफिकेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। कभी नए सर्कमस्टांसेस इस तरह के आ जाते हैं जो ऑलरेडी पहले नहीं हुए और अब ज़रूरत महसूस हो रही है कि इसमें अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन की जाए, तो इसलिए इसमें अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन की जा सकती है। दैट्स वाई इट्स अ डायनामिक लॉ। डायनामिक कहने की एक और वजह भी ये है कि आगे आगे हम जाके पढ़ेंगे कि इसका सेक्शन 151 जो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट है। तो वो बेसिकली ये कहता है कि आपने अगर किसी को जस्टिस प्रोवाइड करना है और आप इस बात की प्ली नहीं ले सकते कि इस पे लॉ नहीं है, अगर आपने उसमें मॉडिफिकेशन करनी है या कोर्ट को उसमें डिस्क्रिशन दी गई कि आप अपना जो है डिस्क्रिशन यूज़ करके कुछ ना कुछ जो है जो एग्रीव पार्टी है उसकी हेल्प करें और उसमें मतलब उस पर कोई डिसीजन दे ताकि जस्टिस सर्व हो सके। तो इसलिए डायनामिक लॉ है, इसमें अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन की जा सकती है टू रिड्रेस अ रॉन्ग। ठीक है, although there is no express provision of the court has given inherent powers। ठीक है,
तो इसलिए इसको डायनामिक लॉ कहा गया है। डायनामिक लॉ कहा गया है, अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन की जा सकती है, लेकिन आपने एक बात माइंड में रखनी है, विद इन द एम्बिट। आप कोई भी एक्सेसिव पावर या आर्बिट्रेरी पावर्स नहीं देंगे। लॉ के अंदर ही रहते हुए जो छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस हैं या ज़रूरी बातें हैं, उसमें अमेंडमेंट्स आप ला सकते हैं। ठीक है। और जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये नई पावर्स जनरेट करता है, क्रिएट करता है, जनरली स्पीकिंग कोड डज नॉट क्रिएट न्यू पावर्स, लेकिन ये करता क्या है, इट रेगुलेट्स द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑलरेडी पोजेस्ड। जो कोर्ट्स को पावर दी गई वो जुरिस्डिक्शन की हो, पिक्यूनरी लिमिट की हो कि कितने मालियत का केस ये वाली कोर्ट सुन सकती है, ये पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से रेलिवेंट होता है, पैसों से रिलेटेड। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि नई पावर्स नहीं देता कि कोर्ट ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये केसेस भी सुन ले, वो केसेस भी सुन ले, ऐसे ऐसे मतलब इतना ज़्यादा कोई ब्लास्ट नहीं कर दिया पावर्स का। बेसिकली ये प्रोसीजर है। उन्होंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि अगर आपके पास ऑलरेडी जो पावर्स है, आप जज हैं, आप वकील हैं, आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे और इस तरह अपनी पावर्स का एक्सरसाइज करेंगे, ये स्टेप फॉलो होंगे, तब माना जाएगा कि आपने जो है लॉ को फॉलो किया है, कानून को मान के एक चैनल के थ्रू आप आए हैं। ठीक है। सो जनरली स्पीकिंग कोर्ट डज नॉट क्रिएट पावर, बट इट टेल्स हाउ टू एक्सरसाइज द पावर ऑलरेडी पोजेस्ड, provides remedy for infringement of civil rights along with procedural details। एक तो ये बताता है कि आपका सिविल राइट वायलेट हो गया, तो क्या क्या आपके पास रेमेडी है। ठीक है। उसके साथ अगर रेमेडी ये है, आप केस फाइल कर लें, इस कोर्ट में कर लें, अब उसका प्रॉपर प्रोसीजर इन डिटेल क्या होगा वो भी बताता है। तो दो बातें हो गई, हमें एक रेमेडी बताता है फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल राइट्स, और दूसरा ये प्रोसीजर डिटेल्स बताता है। ठीक है। और इसमें सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल पार्ट भी है, आगे मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताऊंगी भी, क्योंकि मैंने इसमें पिक्चर्स ऐड की हैं सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि किस तरह ये ड्राफ्ट किया गया है या इसके कंटेंट्स को किस तरह देखा जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है। इसमें दो पार्ट्स हैं। सब्सटैंटिव पार्ट बेसिकली जो स्टार्ट के सेक्शंस हैं, 158 सेक्शंस हैं जनरली। अगर पाकिस्तानी सीपीसी की बात की जाए, अब एक अमेंडमेंट आई है लास्ट ईयर, उसमें पंजाब के अगर पूछें स्पेसिफिकली तो उसमें 159 सेक्शंस हैं, 159 सेविंग्स के टाइटल से रेलेवेंट है। तो ये बात आपने गैट का आजकल सब तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपने अपने माइंड में रखना है कि गैट के अगर एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें अगर जनरली पूछ रहे हैं सीपीसी में कितने सेक्शंस हैं तो 158 है। और अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि पंजाब में कितने हैं, पंजाब में अमेंडमेंट के तहत अब सीपीसी में कितने सेक्शंस हैं, अगर ज़रा सा भी वर्ड आप देख रहे हैं पंजाब को और ऑप्शन में आपके पास 159 है, तो आप 159 को क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है अगर आप जनरली यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं, नोट्स देख रहे होते हैं, ब्लॉग्स लिखे होते हैं या वैसे नोट्स, तो ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने लिखे होते हैं, उनका जो है मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ऑल्दो हमारा प्रोसीजरल हिस्ट्री स्टार्ट की 1908 तक सेम है, क्योंकि सीपीसी 1908 का हम लोग जो लेके चल रहे हैं उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन है। उससे पहले हिस्ट्री ऑल्दो हमारी सेम है, प्रियम्बल भी सेम होगा सिवाय वर्ड के कि पाकिस्तान का है वो इंडिया का है, और इसके नेचर और स्कोप भी ऑलमोस्ट सेम है। फर्दर उसमें अंदर जो सेक्शंस हैं, रूल्स हैं, उनके नंबर्स वगैरह या उनके अंदर कुछ बातें जो है वो उन्होंने अपने अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐड कर ली हैं। तो जब आप होता ही है कि स्टूडेंट्स जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं आप, ठीक है, एग्ज़ाम्स होते हैं, आखिरी दिन आप पढ़ रहे होते हैं, आपने जल्दी जल्दी एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, रेलेवेंट सेक्शन, इस तरह आप 6-7 हेडिंग्स बना लेते हैं कि अंदर हम लिख लेंगे शॉर्ट पॉइंट्स बना के, जल्दी में आप वेरीफाई नहीं करते। अगर आपका जो इंस्ट्रक्टर है उसने सवाल पूछा और आपको पढ़ाई भी उसने पाकिस्तानी सीपीसी है और पूछता है कि आप डिग्री इसके कौन से सेक्शन के तहत डिफ़ाइन है, तो वहाँ पे आप गलत लिख के आ जाते हैं या जजमेंट का सेक्शन गलत लिख के आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ऑल्दो आपने इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग सही लिखा, वो स्टूडेंट्स अगर अपने क्लास में लिखते हैं तो उनको तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने लिखा तो आपका इंस्ट्रक्टर आपसे कुछ और डिमांड कर रहा है तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपने ये वेरीफाई करना है। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप लिखें रेलेवेंट सेक्शन पाकिस्तानी लॉ या पाकिस्तानी सीपीसी के अकॉर्डिंग और इंडियन सीपीसी, अगर आप दोनों बातें लिखें वो ज़्यादा आपके लिए मार्क्स गेनिंग होंगे रादर कि आप
बिल्कुल जो है वो मैनिपुलेटेबल आंसर दे दें कि ये सेक्शन है, टीचर के माइंड में कुछ और हो और आप कुछ और लिख के आ जाएं, तो आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो वी वर देयर कि सीपीसी में सब्सटैंटिव पार्ट भी है, प्रोसीजरल पार्ट भी है। जो सेक्शंस वाला पार्ट है वो सब्सटैंटिव पार्ट है, जो जनरल हमें बताता है सब्सटैंटिव लॉ बेसिकली क्या होता है। फॉर एग्जांपल पीपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है, वो डिफाइन करता है, पनिशमेंट्स बताता है। बाकी जो प्रोसीजरल है क्रिमिनल लॉ में वो सीआरपीसी में। इसी तरह सिविल जो प्रोसीजर कोड है, जो सेक्शंस वाला पार्ट है, इसमें सेक्शंस और ऑर्डर्स है। सेक्शंस वाला पार्ट सब्सटैंटिव लॉ है और जो बाकी ऑर्डर्स वाला पार्ट है वो प्रोसीजर लॉ है। ठीक है, अब बेसिकली अगर इसका प्रियम्बल भी पढ़े, प्रियम्बल बताता है कि इसका मेन पर्पस क्या है, इसमें क्या जनरल डिस्कशन है, वो जिस्ट बताता है उस लॉ की। तो उसमें अगर उससे रिलेट करें तो उसमें एक पॉइंट मेंशन है, दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन। वो कोर्ट्स इनकी सिविल जुरिस्डिक्शन है, उनको किस तरह जो है वो लॉ को रिलेट करना है, प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, उसको अप्लाई करना है, ये सारा मैकेनिज्म बताता है ये सिविल प्रोसीजर कोड। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स डिटर्मिन्ड बाय सिविल कोर्ट्स कैन ओनली बी डन थ्रू फॉलोइंग द सीपीसी। कि आप कोई भी जो सिविल राइट्स डिटर्मिन करा सकते हैं सिविल कोर्ट से, किस तरह करा सकते हैं, थ्रू फॉलोइंग द सिविल प्रोसीजर कोड। इसके अंदर जो रूल्स बता दिए गए। अब पॉइंट 1 हमने डिस्कस किया था दस्तूरुल अमल दीवानी। तो ये मैं आपको पिक्चर मैंने लिखी है खुद लिख के, और मैंने स्टिकी नोट से फिर उसकी पिक्चर लेके ऐड की है। अक्सर जगहों पे मैंने आपको पहले ये बता दिया कि सीपीसी दस्तूरुल अमल दीवानी है। ठीक है, तो अक्सर जगहों में लिखा होता है ज़्वाद दाल और या ज़्वाद फ़े या ते पे, तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती ये क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रही, उर्दू में लिखा हुआ है, बड़ी अजीब कोई बात हो गई है। तो ज़्वाद दाल मतलब ज़ाब्ता दीवानी, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ये प्रोसीडिंग चली है या इसके सेक्शन के तहत रेलिवेंट सेक्शन या ऑर्डर 7 रूल 11 फॉर एग्जांपल लिखा है, सर लिखा होता है। तो आपने समझना है कि ज़्वाद दाल लिखा है तो उस सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन या रेलिवेंट ऑर्डर की बात कर रहे होंगे, ज़ाब्ता दीवानी। ज़्वाद फ़े लिखा है तो क्रिमिनल मुकदमों को फ़ौजदारी मुकदमे कहा जाता है उर्दू में। तो ज़्वाद फ़े लिखा हो तो वो रेलेवेंट है ज़ाब्ता फ़ौजदारी से। ते पे अक्सर लिखा होता है एफआईआर में, या एफआईआर के फिर जब आप मचल के वगैरह फिल करते हैं तो ते पे लिख के दफ़ा ते पे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा या सेक्शन जो है उसके तहत ये सज़ा है, ये एफआईआर कटी है। तो ते पे का मतलब है ताज़ीरात पाकिस्तान, और ये ताज़ीरात पाकिस्तान मतलब पीपीसी को कहा जाता है। जनरल इंट्रोडक्शन हमने जनरल जिस्ट तो पढ़ ली कि हम क्या लॉ पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इसके स्टैटिस्टिक्स पे चलते हैं कि बेसिकली क्या है। दिस इज़ एन एक्ट 5, मतलब ये 5वां एक्ट था 1908 में, और इसको एसेंट गवर्नर जनरल का 21 मार्च 1908 को मिला। एसेंट का मतलब है अप्रूवल। ठीक है, तो अप्रूवल इसको मिला 21 मार्च 1908 को। तो ये क्या हुआ, इसकी इनैक्टमेंट हो गई। लेकिन इसकी इनैक्टमेंट होने के बाद इन्फोर्समेंट इसकी अगले साल 1 जनवरी से हुई। ठीक है, तो ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है, जनरली कैट के एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं। दिस इज एन एक्ट 5 ऑफ 1908। एसेंट इसको मिला 21 मार्च 1908 का, जो कि इसकी इनैक्टमेंट डेट हो गई। और इन्फोर्समेंट डेट इसकी क्या है, 1 जनवरी 1909। फिर एक क्वेश्चन आता है जनरली कि सीपीसी इज़ अ रेट्रोएक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव लॉ। तो आप क्या कहेंगे अगर ऐसा सवाल आता है, तो कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, प्रोस्पेक्टिव लॉ। रीज़न इज़ दैट कि जैसे मैंने आपको पहले पिछले पॉइंट पे फोकस कराया कि इनैक्ट हुआ था 21 मार्च 1908 को, और इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 1909 को। दिस इज़ द रीज़न कि इसको एक आप प्रोस्पेक्टिव लॉ कहेंगे कि इन्फोर्स्ड थोड़े टाइम बाद हुआ था। अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी देखी जाए तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अभी हम क्या पाकिस्तानी सीपीसी को डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है, इस अगर हम वीडियो शेयर करते हैं फॉर एग्जांपल और सुन रहा है, तो उसकी डेट्स का थोड़ा सा फ़र्क होगा, वो आपने देख लेना है। और उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है तो उसमें लिखा होगा इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, तो वो उस तरह हो जाएगा। अगर ये इस तरह है कि अगर आप इंट्रोडक्शन से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आ जाता है ड्यूरिंग आपके एग्ज़ाम्स, अगर स्टूडेंट्स हैं ड्यूरिंग लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो उसको किस तरह क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, किस तरह कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें, इस वजह से मैं आपको दोनों दोनों पॉइंट्स जो है यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है,
ऑल्दो इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, और लॉन्ग हिस्ट्री को कितना प्रिसाइजली मैंने 2 लाइन्स में बताया है, क्योंकि हमारा मेन चीज़ है कि हम इसका ओवरव्यू ले लें और प्रैक्टिकल चीज़ें सीखें। तो उसके लिए मैंने आपको पॉइंट्स जो हैं वो लिख दिए हैं कि आपको पता चल जाए कि इस स्टेज से गुज़र के ये 1908 तक पहुँची है। तो फर्स्ट टाइम जो था, फर्स्ट ड्राफ्ट था सिविल प्रोसीजर लॉ का, वो इसलिए लाया गया है ताकि यूनिफ़ॉर्म सिविल प्रोसीजर लॉ हो, तो जो कि सिविल कोर्ट्स में फ़ॉलो हो, और एक यूनिफ़ॉर्म डिसीजन दिया जाए ताकि ऑल ओवर जो ये सब कॉन्टिनेंट था उसमें ये लॉ फ़ॉलो किया जाए और सबको पता हो कि यही लॉ है, इसी की बेसिस पे सिविल कोर्ट्स ने जो है डिसीजंस देने हैं। तो फर्स्ट टाइम ये 1859 में आया, और फिर टाइम टू टाइम इसमें रेगुलरली जो है अमेंडमेंट्स होती रही डिफरेंट स्टेजेस में। 1859 से फिर 1877 में इसमें अमेंडमेंट हुई, 1878 में हुई, 79 में हुई, 1882 में हुई। फिर भी उसमें मटेरियल डिफेक्ट्स उनको थोड़े से नज़र आए, तो उन मटेरियल डिफेक्ट्स को ओवरशैडो करने के लिए प्रीवियस ड्राफ्ट के दोबारा अमेंडमेंट हुई। फिर फाइनली जो है एक स्टेज पे आकर जो थोड़े टाइम तक स्टैटिक रहा वो था 1908 का। ठीक है। So, the rules framed in CPC are for advancement of justice and should not be allowed to operate as to defeat the ends of justice. And for this purpose, inherent powers of the court are saved by virtue of Section 151 of CPC. Basically, क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि इस जो है ज़ाब्ता दीवानी, दस्तूरुल अमल दीवानी या सिविल प्रोसीजर कोर्ट में जो है, जो आपको रूल्स बताए गए हैं या प्रोसीजर बताया गया है, उसके थ्रू मेन इंटेंट क्या है, इस लॉ की इंटेंशन क्या है कि आप जस्टिस को एडवांस करें, मतलब जस्टिस प्रोवाइड करें लोगों को, जो है स्पीडी रेमेडीज़ प्रोवाइड करें अगर कोई रॉन्ग हो गया है। और इट इज़ ऑल्सो सेड दैट कि अगर आपके पास कोई प्रोविज़न डायरेक्टली हिट नहीं कर रही, अगर आपके पास कोई सर्कमस्टांसेस आए हैं, तो इट कैन नॉट बी सेड दैट कोर्ट्स हैव नो पावर टू डू जस्टिस or redress a wrong merely because no express provision of the code is there or no reported judgment can be found to meet the requirement of the case। कि आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास ये रॉन्ग मेरे सामने आया है, इसमें मेरे पास कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द कोड नहीं है, या इसके बेसिस में मेरे पास कोई रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है, तो मैं कोई बात ही नहीं कर सकता। आपको इसकी लॉ के अंदर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी के अंदर इनहेरेंट पावर्स दे दी कि कोर्ट अपना रीज़नेबल माइंड यूज़ करके, डिस्क्रिशन यूज़ करके उस केस को जो है वो देखेंगे और उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है। और जो है उसकी बेसिस पे एक रीज़नेबल डिसीजन देंगे। अब ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, एक्सटेंट को एप्लीकेबिलिटी के वर्ड से भी रिप्लेस करके जनरली एमसीक्यू आ जाता है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो इसमें जनरली लिखा हुआ है इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं, 158। पंजाब अमेंडमेंट जो 2020 की है वो उसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर पंजाब अमेंडमेंट की हद तक होगा, सेक्शंस पूछेंगे, अगर गलती से भी उन्होंने पंजाब को वर्ड लिखा हुआ है तो तब 159 सेक्शंस होंगे। पार्ट्स इसमें 11 हैं, ऑर्डर्स इसमें 52 हैं। अब होता ये है कि जो सीपीसी सीआरपीसी में है, इसमें आप जनरली देखते हैं कि जो सेक्शन रिपील हो गए या ओमिट हो गए हैं, उनके नंबर को ख़त्म नहीं किया जाता। लाइक 451 है तो 453 डायरेक्ट आ जाए, बीच वाला ओमिट हो गया, वो बुक में लिखा होता है 452, और उसके आगे फॉर एग्जांपल है कि कोई भी नंबर उसके सामने लिखा होता है ये ओमिटेड है, रिपील्ड है, या जो भी इसका स्टेटस है। तो जब फुल काउंटिंग होती है, कोई आपसे पूछे तो आप वो सेक्शंस भी ऐड करते हैं। इसलिए सीपीसी में भी ऑर्डर्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये नहीं कहेंगे 50 ऑर्डर्स हैं, क्योंकि 51 और 52 के सामने ओमिटेड लिखा हुआ है, आप टोटल कहेंगे 52 ऑर्डर्स हैं। अगर गैट के एमसीक्यू में भी आ जाता है तो ये 52 जो ऑर्डर्स हैं वो सीपीसी में हैं, ऑल्दो 51 और 52 के सामने ओमिटेड लिखा हुआ है। उसके अलावा इसके इसमें स्केड्यूल्स जो हैं वो 5 हैं, और रिपील्ड जो स्केड्यूल हैं वो कौन से हैं, सेकेंड एंड फिफ्थ स्केड्यूल जो है वो हमारे पास रिपील्ड है, और जो बाकी पार्ट है उसका वो उसमें 5 स्केड्यूल हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है उसमें डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है आप उससे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सेकेंड एंड फिफ्थ स्केड्यूल क्या है, रिपील्ड 1 है। अब फिर जो है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि स्केड्यूल्स क्या होते हैं। तो स्केड्यूली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जो है एक्ट में, किसी लेजिस्लेशन में एंड पे जो है लगे हुए होता है कोई सैम्पल, या उन्होंने बता दिया होता है कोई चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करनी है,
और वो डायरेक्टली उधर लिंक नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा उन्होंने जैसे एनेक्स्टर्स हम कभी लगा दें कि ये रेलेवेंट चीज़ें हैं, उसमें ये आता है, तो वो एडिशनल पॉइंट्स हैं। अब वो थ्योरेटिकल फॉर्म में भी होते हैं, हो सकते हैं टेबल्स भी हो सकते हैं जिस पे एडिशनल डिटेल्स हो जो कि उन पिछले सेक्शंस या आर्टिकल्स में नहीं मेंशन, ठीक है। और उसकी बेसिस पे आप उससे कभी कभी सैम्पल्स भी उन्होंने लगाए हुए होते हैं डिफरेंट तरह के फॉर्म्स है। फॉर एग्जांपल इससे पहले आपने लेबर लॉ पढ़ा, तो उसमें अगर आप देखें फर्स्ट कैजुअल में उन्होंने पब्लिक यूटिलिटीज़ को डिफाइन किया था, ये 8-10 पॉइंट्स हैं, वो सिर्फ थ्योरी थी। फर्दर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट देखें तो उन्होंने डिफरेंट फॉर्म के सैंपल लगाए हुए हैं कि अगर आपको कहीं से ना मिले तो जब वो लॉ बनाया उन्होंने साथ ही एंड पे स्केड्यूल्स में उस सैंपल्स लगा दिए कि आप वहाँ से अगर खुद ड्राफ्ट नहीं करें तो वो सैंपल देख के आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो है नॉर्मली जो है एट द एंड ऑफ जो कोई भी लेजिस्लेशन है, कोई भी स्टैट्यूटरी एक्ट है, उसके एंड पे जो है ये आपको मिलते हैं, ठीक है, ताकि आपको असिस्ट कर सकें फर्दर इंफॉर्मेशन में। दिस इज़ द बुक जो हमने पढ़ी, मे बी मेरे पास मौजूद भी है, कमेंट्री वाली बुक बाय मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड आमिर रज़ा, जिनकी इसी साल 8 जनवरी को डेथ हो गई। और इवन के जो सर अहमद हैं जो कि मेगन लॉ एसोसिएट्स के हेड भी हैं, उनके टीचर भी रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। सो मैंने तो उनके बारे में काफ़ी अच्छा सुना है। और इवन कि ये जो बुक है, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ी है, और इजीली अंडरस्टैंडेबल बुक है सब स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट लेवल में 7th 8th 9th सेमेस्टर में जब आप मेन ये प्रोसीजर लॉज पढ़ते हैं, या थर्ड, अगर 3 इयर्स वाली डिग्री है तो थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, तो इसकी कमेंट्री और जो ओरिजिनल सेक्शन है अगर आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाती है। बहुत ही कम पॉइंट्स होंगे जो आपको समझ नहीं आती, जबकि जो बाकी बुक्स हैं वो प्रैक्टिस में जो लॉयर्स हैं जिनको थोड़ा अरसा हो गया है उनके लिए तो शायद ईजी हो अंडरस्टैंड करना, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये आपको रिकमेंड की। ये 2015 का एडिशन है, लेकिन इसका 2019 का एडिशन भी आया हुआ था। अब उसका फर्दर एडिशन तो नहीं आएगा क्योंकि सर की भी जो है वो इसी ईयर जो है वो डेथ हो गई। लेकिन अगर आप इसको देखा जाए तो दिस इज़ कंसीडर टू बी वन ऑफ द गुड एंड ईजीली अंडरस्टैंडेबल बुक। तो अगर आप लोग बुक लेना चाहें, जनरली आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें इसको ले सकते हैं आप, ताकि आप उस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। और एक रीज़न जो ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ भी होती है कि डिफरेंट जगहों पे अगर आप इसको खोल के एक दफ़ा देखेंगे तो फुट नोट्स में केस लॉस की साइटेशन दी होती हैं, तो काफ़ी बुक्स में वो अक्सर गलत भी होती हैं, लेकिन इसमें बहुत सी साइटेशन जो हैं वो हेल्पफुल हैं, आपको फ़ौरन मिल जाती हैं। अगर आपने किसी प्रोविज़न से रेलेवेंट केस लॉ ढूंढना है तो आपको साइटेशन मिल जाती है फुट नोट्स में, इसको पढ़ें। और ज़्यादातर इसमें ठीक ही हैं, अभी तक मैंने जितनी भी सर्च की हैं वो मुझे लॉ साइट पे मिली हैं। ऑल्दो जो बाकी बुक्स होती हैं उनमें अक्सर साइटेशन गलत भी होती है, तो आप अपने लिए इस बुक का न्यू एडिशन जो है वो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली बुक स्टार्ट कैसे होती है। तो सबसे पहले हर बुक के जैसे कंटेंट्स होते हैं, इसके भी कंटेंट्स हैं, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ भी हैं। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उनको समझने की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है। जो थोड़ा बहुत देख चुके हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फिंगर टिप्स पे बातें नहीं बताऊंगी, और दो जनरल आइडिया होगा। तो आपने इस एरो को फॉलो करना है, साथ साथ मुझे फॉलो करना है जो मैं आपको बता रही हूँगी। सबसे पहले तो टाइटल हो गया, फिर मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं। ये शुरू में जो लिखे हुए हैं ये क्या हैं, ये सेक्शंस हैं, ठीक है। और ये बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1, पार्ट, यहाँ पे इस पे देखें पार्ट 2। आई होप कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। जहाँ पे एरो जा रहा है पार्ट 2 एग्जीक्यूशन, तो ये पार्ट्स हैं, ये साइड वाले सेक्शंस हैं। टोटल हमने देखा था कितने सेक्शंस हैं, 158 और 11 पार्ट्स हैं। तो ये आप फॉलो करते जाएं तो फर्स्ट पेज पे 1 से 26, सेकंड पे 27 से 48। फर्दर मैं आपको बताती हूँ, ये 49 टू 74 सेक्शंस हैं। इस पेज पे सेकंड पार्ट ही फॉलो हो रहा है। इस पे पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जो है वो रेलिवेंट है, पार्ट 6। नेक्स्ट पे जाएँ तो यहाँ पे 90 सेक्शन 96 से 120 तक है, और पार्ट्स इस पेज पे पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 आपको नज़र आ रहा होगा, और पार्ट 10 और 11।
पार्ट्स तो हमारे पूरे हो गए क्योंकि हमने कहा था 11 पार्ट्स हैं सीपीसी में। सेक्शन आप यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट 121 से 155 तक हो रहा है इस पेज पे, और आगे जो है ये 156 से 158 तक। तो जो क्योंकि मेरे पास 2015 का ओल्ड एडिशन है और ये जनरल ओवरऑल है, तो इसमें 158 सेक्शन है, और अगर पंजाब अमेंडमेंट होती तो इसमें 159 सेक्शंस जो हैं वो आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, और 11 पार्ट्स भी पूरे हो गए, हमारे सेक्शंस भी पूरे हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया द फर्स्ट स्केजुअल, ये फर्स्ट स्केजुअल एनेक्स्ड है जिसमें अगर आपने कोई फॉर्म्स वगैरह देखने हैं, स्केजुअल की मैंने पिक्चर ऐड नहीं की लेकिन आप लोग खुद देख सकते हो, उसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें और फॉर्म्स वगैरह एडिशनल टेबल्स वगैरह ऐड हैं। अब इसके बाद होता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मैंने आपको क्या बताया, अगर आपसे एमसीक्यू में आ जाए तो ऑर्डर कितने हैं, 52 ऑर्डर्स हैं। अब ऑर्डर्स इसमें काफ़ी सारे पेजेस थे क्योंकि, और ऑर्डर्स के अंदर ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये ऑर्डर 1 है, पार्टीज टू द सूट्स। ये सारा प्रोसीजर इसके अंदर बताया गया कि पार्टी से रिलेटेड, जो अगर एक केस है, एक सूट फाइल हुई है, उसमें पार्टीज़ हैं तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगी, या कौन सी पार्टी कैसे अपेयरेंस होगी, या जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ किस तरह दोनों पार्टीज़ मिल के आ सकती हैं, या क्या अगर किसी पार्टी को डिलीट कराना है तो क्या प्रोसीजर होगा। पार्टीज़ की हद तक जो टाइटल से आपने देख लेना कि इस ऑर्डर में ये बात है, तो पार्टीज जो सूट की हद तक कुछ बातें इन्होंने बताई गई हैं, और इन्होंने ये 13 जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको रूल्स पढ़ते हैं। ऑर्डर 1 रूल 1 पढ़ेंगे, ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 1 रूल 10 बहुत फेमस है, जिसमें प्रॉपर और नेसेसरी पार्टीज़ की बेसिस पे या तो आप पार्टी को ऐड करा सकते हैं या स्ट्राइक आउट करा सकते हैं, ये बात डिस्कस की, और इसकी बेसिस पे जनरली 110 की एप्लीकेशन लोग कहते हैं कि दी है। तो और 110 मतलब ऑर्डर 1 रूल 10 के अंडर एप्लीकेशन जो है वो दी होती है। तो ये ऑर्डर्स हो गए, और ये इसके अंदर रूल्स हो गए। ऑर्डर 2 रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सूट में पूरा क्लेम डालेंगे, जो आपने नहीं डाला वो आपने खुद वेव ऑफ कर दिया है, तो जो आपने खुद वेव ऑफ कर दिया आप उसको बाद में क्लेम नहीं कर सकते। ये हम साथ साथ जनरली डिस्कस कर लेंगे। तो आपने हर ऑर्डर्स में से या ओवरऑल सीपीसी में से इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है प्रैक्टिस में, वो एटलीस्ट याद रखनी है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया टोटल 52 ऑर्डर्स हैं, 51 और 52 ओमिटेड है, लेकिन हमसे एमसीक्यूज़ में पूछे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 52 ऑर्डर्स हैं। तो ये फर्स्ट पेज है, इसके दरमियान काफ़ी सारे पेजेस थे, उसमें डिफरेंट ऑर्डर्स थे, लेकिन यहाँ पे मेन मकसद आपको ये दिखाना है कि ऑर्डर 50 प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स, और ऑर्डर 51 और 52 के बाद लिखा हुआ है ओमिटेड, लेकिन ओवरऑल पूछा जाए तो हमारे पास 52 ऑर्डर्स हैं। फिर ये स्केजुअल्स हैं, फर्स्ट कैजुअल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट के अंदर ये अपेंडिक्स जो इन्होंने ऐड किए हुए हैं A to H, आप इसको देख सकते हैं, डिफरेंट टेबल सैम्पल्स उन्होंने ऐड किए हैं। सेकेंड स्केजुअल के सामने देखिए, मैंने आपको बताया था सेकेंड और फिफ्थ रिपील्ड है, तो सेकेंड और फिफ्थ के सामने लिखा हुआ है रिपील्ड, तो टोटल 5 स्केजुअल है और सेकेंड और फिफ्थ हमारे पास रिपील्ड है। ये तो हो गई इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जनरल कॉन्टेंट्स कैसे पढ़े जाते हैं। अब हम देखें तो सीपीसी को जनरली आपसे पूछे कि ये सीपीसी जो है, दस्तूरुल अमल दीवानी, इसकी नेचर क्या है, तो आप उसके जवाब में क्या कहेंगे। बेशक ये सिंपल सा सवाल है, लेकिन आप में कुछ ना कुछ जवाब तो देंगे, और जवाब इतना देना है कि ऑल्दो प्रिसाइज सा हो और अगले बंदे को समझ आ जाए कि आपको पता है कि सीपीसी की नेचर क्या है। तो सीपीसी की नेचर, इट इज़ एन अमलगमेशन ऑफ सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजर लॉ। जनरली इसको प्रोसीजर लॉ कहा जाता है, प्राइमरीली भी इसको कहा जाता है, लेकिन इसमें सब्सटैंटिव प्रोविजंस हैं, और सब्सटैंटिव प्रोविजंस हैं, अगला बंदा हैरान होगा, फिर पूछेगा फॉर एग्जांपल कैसे, तो आप कहेंगे जो इसमें सेक्शंस वाला पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि 158 सेक्शंस और दिखाई भी, उसके बाद ऑर्डर वाला पार्ट शुरू होता है, तो जो सेक्शन वाला पार्ट है वो सब्सटैंटिव पार्ट है, और जो प्रोसीजरल पार्ट है वो ऑर्डर्स वाला, जो ऑर्डर्स वाला पार्ट शुरू होता है 1 to 52 जो है वो प्रोसीजरल पार्ट है, और प्राइमरीली इसको प्रोसीजर लॉ कहा जाता है, और एंड ऑल्दो इट कंटेन्स सब्सटैंटिव प्रोविजंस एज वेल। फिर आपसे पूछें कि ऑब्जेक्ट क्या है इस सीपीसी का। नेचर तो ये हो गई ना कि सब्सटैंटिव और प्रोसीजर लॉ है, इस तरह की बातें इसमें हैं। मेन ऑब्जेक्ट क्या है इसका, तो जो इसकी प्रियम्बल है, किसी भी चीज़ का प्रियम्बल उस लॉ का आपको मैंने बताया कि जिस्ट बता देता है, पर्पस बता देता है, तो मेन ऑब्जेक्ट बता देता है। यहाँ पे भी सीपीसी का जो मेन प्रियम्बल है वो बताता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, और इसके अलावा प्रियम्बल को हम देख लेते हैं उसमें, लेकिन उससे पहले जो है हम कहते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजर कोड।
Court नहीं, code, CODE. The word code signifies a systematic collection of statutes, a body of laws so arranged as to avoid inconsistency and overlapping. कोई आपसे पूछ ही ले, ये MCQ में आ जाए कि कोड से क्या मुराद है, तो बेसिकली एक ऐसी बॉडी ऑफ लॉ, ठीक है, जिसमें या फिर डिफरेंट सेक्शन या स्टैट्यूट्स जो हैं उनको एक सीक्वेंस वाइज ऐड किया गया है ताकि इनकंसिस्टेंसी ना आए या ओवरलैपिंग ना आए, और आपके पास रिलेवेंट लॉज को जो है पढ़ने का एक सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ रूल्स या लॉज जो है या स्टैट्यूट्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है, और आपको पता है कि एक चीज़ ना रिपीट हुई है ना इनकंसिस्टेंट है, एक सीक्वेंस के साथ लिखी हुई है, तो उसको कोड कहेंगे, ठीक है। और जो इसका प्रियम्बल हमने कहा कि जो इसका प्रियम्बल है वही इसका ऑब्जेक्ट है, तो प्रियम्बल क्या है? द प्रियम्बल ऑफ द कोड स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट मतलब मर्ज करना लॉज को, और फॉर एग्जांपल एक नई सिचुएशन आई है, नया केस आया है, उसको लॉज को मर्ज करना, फिर देखना कि कैसे कैसे इसको जो है अप्लाई किया जा सकता है, क्या सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं, एंड टू अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर, सिविल कोर्ट्स की जो रिस्ट्रिक्शन जिनकी है उनको जो है बताया जाएगा कि आप क्या क्या लॉज जो है या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, और इन केस यहाँ पे अमेंडमेंट की ज़रूरत है या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या डिस्क्रिशन यूज़ करने की ज़रूरत है तो किस तरह की जा सकती है। The main aim of the CPC is to facilitate justice and seek an end to litigation rather than provide any form of punishment and penalties. सिविल लॉ में, क्रिमिनल में तो पनिशमेंट्स होती हैं, पेनल्टीज होती हैं, सारा प्रोसीजर बताते हैं कि ये होगा और एंड पे ये सज़ा मिलेगी। सिविल बेसिकली आप जो है फैसिलिटेट करते हैं सिविल मैटर्स में, और रेमेडीज़ जो है वो उस तरह, पनिशमेंट जो है आपकी इस तरह नहीं होगी कि इम्प्रिजन कर दिया, ऑल्दो फाइन हो सकता है, और ये लिटिगेशन को एंड करने के लिए जो है सीपीसी एक आपको चीज़ जो है सिविल प्रोसीजर लॉ दे दिया ताकि आप जस्टिस उससे ले सकें और आपकी लिटिगेशन जो है जो वो जो है टाइमली एंड हो जाए, ऑल्दो होती नहीं है लेकिन एक हमारे पास प्रोसीजर है ताकि दोनों तरफ की पार्टीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। रादर देन दे प्रोवाइड एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एंड पेनल्टीज, तो इसमें आपको प्रोसीजर बताया जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा कि ये पनिशमेंट या ये पेनल्टी है। जैसे क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल मैं आपको इसलिए बार बार दे रही हूँ, वो इजीली समझ आ जाएगी। पीपीसी को आप देखिए तो सेक्शंस है, उसमें लिखा हुआ है थेफ्ट को डिफ़ाइन किया, रॉबरी को डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन करने के साथ साथ पनिशमेंट बता दी, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये सब्सटैंटिव लॉ है, इसने ना डिफ़ाइन किया और पनिशमेंट बता दी। अब क्रिमिनल का सारा बाकी प्रोसीजर क्या फ़ॉलो होगा, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, ठीक है। तो इसी तरह सीपीसी भी जो है वो आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताता है, ठीक है, टू सीक एन एंड टू लिटिगेशन, लेकिन आपको पनिशमेंट या पेनल्टीज़ की छोटी निटी डिटेल्स जो है वो इसमें डायरेक्टली नहीं मिलेंगी, ठीक है। इट टेल्स द होल प्रोसीजर कि ये अब स्टेज पे ये होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत स्टूडेंट्स को थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये किसी और एक्ट के तहत उनका एग्रीमेंट हुआ है टेनेंसी का। अब उस लॉ में अगर प्रोसीजर नहीं गिवन कि अगर टेनेंसी में अगर मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड हो गई है या जो है एक्सपायर हो गया एग्रीमेंट, तो अगर उस लॉ में नहीं है तो फिर आप प्रोसीजर क्यों, कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर वो सिविल नेचर का है, सिविल राइट्स आपके वायलेट हुए हैं, तो आप फिर सिविल प्रोसीजर कोड में प्रोसीजर देख लेंगे, अगर उस स्पेशल लॉ में या जो रेलेवेंट लॉ है उसमें वो प्रोसीजर डिफाइन नहीं है, ठीक है। इस तरह आप जो है वो कॉम्प्लीमेंट करके इसको जो है प्रोसीजर के लिए देखते हैं। द सिविल प्रोसीजर कोड डायरेक्ट्स ईच एक्टिविटी इन सिविल कोर्ट्स एंड द गैदरिंग प्रीवियसली इट टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर, के जो सिविल कोर्ट्स में वो हर, फॉर एग्जांपल सेक्शन 47 है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, पहले आपने केस फाइल किया, कौन सी कोर्ट में जाएगा, कौन सी पार्टी होगी, किस नेचर का कर सकते हैं। ऑर्डर 7 में है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर 7 रूल 11 है कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनती, जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये बार्ड बाय लॉ, इसकी बेसिस पे रिजेक्शन हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल रिजेक्शन नहीं हुई, पूरा प्रोसेस चला, डिग्री हो गई, अब उस डिग्री की एग्जीक्यूशन, जो एंड पे डिसीजन आता है ना उसको डिग्री कहते हैं, तो जो अब उसकी एग्जीक्यूशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो सारा प्रोसीजर जो है वो
बताया गया है। वो सेक्शन 47, 48, 49, 50 आप पढ़े, सीपीसी का खुद भी पढ़ सकते हैं आप, हम जनरली डिस्कस भी कर लेंगे फर्दर लेक्चर्स में। तो उसमें एग्जीक्यूशन का प्रोसेस भी बता दिया गया। तो बेसिकली आपको ये ए टू जी सब जो है वो एक्टिविटी ऑफ सिविल कोड से आगाह कर रहा है। फिर इससे रेलेवेंट जो है मैंने केस लॉज ऐड किए, एक इंडियन केस है और एक पाकिस्तानी केस है। पाकिस्तानी केस पाकिस्तान लॉ साइट से मैंने लिया, तो वहाँ से मैंने इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके आप लोग के इसी तरह ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपको साइटेशन, पार्टीज़ के नाम, फर्दर रेलेवेंट केस और नीचे लिख दिया इन्होंने कि ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के प्रियम्बल से रेलेवेंट है। तो स्टार्ट हम देखते हैं इंडियन केस की साइटेशन, प्रेमलाल नहत्ता वर्सेस चंदी प्रसाद सिकारिया, AIR 2007, सुप्रीम कोर्ट 1247। ठीक है, आपको मैंने बताया कि इसके फर्दर सेक्शंस चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमारी प्रोसीजर हिस्ट्री, प्रियम्बल और एप्लीकेबिलिटी भी बस ये फ़र्क है, को इंडिया में एप्लीकेबल है, पाकिस्तान में, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अभी भी सेम है, क्योंकि हम ये पुराना लॉ ही अभी तक फॉलो कर रहे हैं, हमने खुद अभी तक कुछ भी कोई नया कारनामा नहीं किया। सो जो ये रेलिवेंट केस है इंडिया का, अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं या जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप रिलेट कर सकते हैं किसी को बताने के लिए भी, कि AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट 1247 का जो केस है, उसमें जो है बेसिकली उन्होंने इसका ऑब्जेक्ट जो है सीपीसी का डिस्कस किया है, और उसमें क्लियरली उन्होंने बताया गया है कि ये बात है। सो इन प्रेमलाल, AIR 2000 पूरी citation A versus B cited as this: the court observed that court consolidates and amend laws relating to courts of civil judicature. ये उसके preamble में बात है. It also deals with substantive rights but mainly aim to consolidate the law relating to civil code and procedure. तो यहाँ से आपको एक और बात पता चल गई कि मैंने आपको बताया कि ये सब्सटैंटिव लॉ भी है, इसमें प्रोसीजर लॉ भी है। अब कोई पूछे कि ये कहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली, तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो आप उसको एक साइटेशन भी दे सकते हैं कि आप ये साइटेशन देख लें इंडियन केस की, और पाकिस्तानी की देनी हो तो दूसरे वाले की दे दें, कि इस केस में उन्होंने खुद कोर्ट ने डिस्कस किया हुआ है कि इट ऑल्सो डील विद सब्सटैंटिव राइट्स। तो सब्सटैंटिव राइट्स का मतलब क्या है, कैसे प्रोटेक्ट किए, कोई प्रोविजन होगी तो क्योंकि है ना, बट मेनली इसमें सब्सटैंटिव राइट्स भी हैं, लेकिन जो उसका ज़्यादा पार्ट है या जो मेनली या जिस वजह से फेमस है वो किससे रिलेटेड है, प्रोसीजर्स जो कि फॉलो होते हैं सिविल कोर्ट्स में, उनसे रेलिवेंट लॉज, ठीक है, हाउ टू कंसोलिडेट देम, हाउ टू अमेंड देम, इसके प्रोसीजर से रेलिवेंट है। ठीक है, पाकिस्तानी केस की साइटेशन जो इससे रेलिवेंट है, 2007 CLC 401 पेशावर हाई कोर्ट, नवाब खान वर्सेस राबिया नसीर। ठीक है, प्रियम्बल, Code of Civil Procedure was primarily meant for streamlining and channelizing the smooth administration of justice. ठीक है, सिविल प्रोसीजर बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, ये किस लिए बना गया है, कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर लॉ को फॉलो कराने के लिए 1859 में ये लॉ बना। तो उसका मेन पर्पज़ यही है कि आप स्ट्रीमलाइन करें, चैनलाइज करें, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो, सबको एक तरह का इंसाफ मिले और एक प्रोसीजर फॉलो हो विदाउट एनी जो है डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइमरीली तो इसका ये इंटेंट है। Technicalities contained in various provisions of CPC were enacted with the said object, and compliance therewith was mandatory in case some vested right accrued to opposite party due to negligent and willful omission of the party at fault, or compliance with the same became essential for securing the ends of justice or on the ground of public policy. बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अब सीपीसी है इसको बहुत ज़्यादा इन डिटेल ऑर्डर्स हैं, उसके अंदर रूल्स हैं, हर छोटी छोटी बात बता दी गई। तो इसकी जो वेरियस प्रोविजंस सीपीसी की डिफरेंट प्रोविजन में जो टेक्निकलिटीज़ हैं ये खुद ऐड की गई हैं, जो इसको इस तरह ड्राफ्ट किया गया, उसका मेन पर्पस क्या है, ताकि एक बंदा, एक पार्टी जिसके वेस्टेड राइट है, वेस्टेड राइट मतलब कंप्लीट राइट है उसके, उसका वो हकदार है, फॉर एग्जांपल ऑनरशिप है, पोजेशन है, लेकिन किसी दूसरी पार्टी की नेग्लिजेंस या विलफुल या अपनी मर्जी से वो जानबूझ के ऐसे करें, विलफुल ओमिशन ऑफ द पार्टी एट फॉल्ट की वजह से वो उसको अपने वेस्टेड राइट्स जो है, जो उसका ओरिजिनल राइट है या जो उसका लीगल राइट है, वो उसको नहीं मिल पा रहा, तो उसको जस्टिस देने के लिए, फॉर सिक्योरिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस, और जो पब्लिक पॉलिसी को माइंड में रखते हुए जो है
सीपीसी की ये प्रोविजंस ड्राफ्ट की गई हैं, उसमें टेक्निकलिटीज़ ऐड की गई हैं, और उन्हीं टेक्निकलिटीज़ को समझ के सही तरह जो गौर से समझ के इन डेप्थ स्टडी करके कोर्ट्स जो है उसको एप्लीकेबल करती हैं, उन्हीं प्रोविज़न को इंटरप्रेट करके, और नए डिसीजंस आते हैं, नए प्रेसिडेंट्स आते हैं, ठीक है। फिर एक बात है, प्रोविजंस ऑफ सीपीसी वर नॉट टू बी यूज एज थ्वार्टिंग चेकिंग डिवाइसेस बाय स्टिफलिंग द प्रोसेस ऑफ जस्टिस इटसेल्फ, कि आप इन सीपीसी के प्रोविजंस को आपने इसलिए यूज़ करने कि आप जस्टिस दे सकें और ऑन टाइम डिसीजंस दें। आप इसकी प्रोविजंस का नेगेटिव यूज़ नहीं कर सकते कि आप ये वाली प्रोविजन यूज़ करके जानबूझ के प्रोसेस को इतना सफोकेट करें, इतना रिडंडेंट करें, या इतनी उसमें हिंड्रेंस या रुकावटें पैदा करें कि जो है आपका जो जस्टिस का प्रोसेस है वो खुद ही इतना अजीब या इतना मुश्किल लगे। आपने ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, आपने सीपीसी को ऐसे अप्लाई करना है ताकि दोनों पार्टीज़ को इक्वल राइट्स जो है वो मिले, और जो असल हकदार है जो राइट्स का वो उनको मिल सके, ठीक है। ये एक बात। इसके अलावा जो है आपको मैं एक और बात बताऊं, केस लॉ वाला ये लास्ट स्लाइड खुली हुई है, आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे एंड होता है, लेकिन मैं आपको जनरली एक टिप बताना चाहूँ कि जनरली जब आप केस साइट करते हैं अपने पेपर में, फॉर एग्जांपल या मूड के मेमोरियल्स में, तो आप क्या करते हैं, आप इस तरह लिखेंगे, इन द केस साइटेड एज, अगर आपने साइटेशन ऊपर लिखी फॉर एग्जांपल साइटेड एज, ये AIR CLC PLD SCMR ये साइटेशन होती हैं, और ये जो है ये पार्टीज़ के नाम है, ये टाइटल होता है, ठीक है। अगर टाइटल पूछे तो A वर्सेस B टाइटल होता है, साइटेशन ये AIR या इस तरह की जो होते हैं जिसमें ईयर कोट और पेज नंबर होता है वो साइटेशन होती है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इन द केस साइटेड एज AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट 1247। फिर बाकी जो है आगे आप उसके लिख सकते हैं टाइटल्ड एज A वर्सेस B, या फिर आप सिंपल लिखें, इन द केस साइटेड एज, टाइटल वाला पार्ट आप फुट नोट्स में ऐड कर लें, इट इज़ इस्टेब्लिश दैट, फिर ये वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं जो अगर आपने मेन बात बतानी है कि ये केस ये कह रहा है कि इसमें सब्सटैंटिव राइट्स भी हैं और प्रोसीजर भी है, प्रोसीजर राइट्स भी बताता है, और आपने इसी पॉइंट को, सिर्फ इसी पॉइंट को उस केस में से लिंक करना है, तो आप लिखेंगे इन दिस केस साइटेड एज दिस, ये सारा समझ लिया, इट इज़ इस्टेब्लिश दैट, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, इट इज़ डिस्कस दैट, इट इज़ हेल्ड दैट। ये टर्मिनोलॉजीज आप कुछ याद रखें, 3-4 बारी बारी डिफरेंट चेंज करके आप लिख सकते हैं, और फिर जो मेन पॉइंट होगा उस लॉ में वो आप लिख देंगे, दैट द कोर्ट consolidates and amend the laws relating to courts of civil judicature। इस तरह आप किसी भी केस लॉ को अपने टेक्स्ट में जो है वो कोट करते हैं, या ड्यूरिंग प्रैक्टिस या जनरली डिस्कशंस में कोट करें तो ज़्यादा अच्छा और एक्सप्रेसिव लगता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट, इट इज़ डिस्कस दैट, द कोर्ट डिस्कस दैट, द कोर्ट हेल्ड दैट, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये लीगल लैंग्वेज भी जो है इस पर भी थोड़ा सा फोकस करें। सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। फर्दर हम डिस्कस करते जाएंगे मेन प्रैक्टिकल चीज़ों को और उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को, कि कैसे कैसे यूज़ होती हैं ड्राफ्टिंग वगैरह में, फिर उनकी बेसिस पे जनरल लीगल प्रैक्टिस की जाती है। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, वीडियो मैं शेयर कर दूँगी चैनल पे, और अदरवाइज़ आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।